यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है सेल ऑर्गेनेल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो मैं पढ़ा दिया था, सेल ऑर्गेनेल पढ़ना है। तो पहले वो सेल ऑर्गेनेल पढ़ने हैं जैसे ER, जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से देखना, बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा। रेटिकुलम, अच्छा, रेटिकुलम का मतलब हुआ कि रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट, या इसको बोलते हैं ट्यूबुलर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक। डिराइव्ड फ्रॉम, ये याद रखना, डिराइव्ड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन बनाता है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब आपसे पूछा जाए, ऐसा माना जाता है कि सबसे पास में होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिराइव्ड फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो आगे, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे मैं तुम्हें ऐसे बता दूंगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक, ऐसे ऐसे होता है। इट हैज टू पोर्शन, इट हैज टू पोर्शंस, टू पोर्शंस होंगे इसके। ये देखो, इधर साइटोप्लाज्म है ना इसका, ये साइटोप्लाज्म है, ये है साइटोप्लाज्म। तो इसको बोलते हैं क्या, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, ल्यूमिन होता है। जैसे ये देखो, ये पाइप है, मान लो ये पाइप है, इसके अंदर वाला पोर्शन क्या रहता है, ल्यूमिन। ये अगर ये है तो इसका जो खाली जगह बीच में है, इसको ल्यूमिन बोलते हैं। ये खाली वाला जगह क्या कहलाता है, ल्यूमिन, याद रखना। तो ल्यूमिनल हो गया, और ये होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्मिक, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा मतलब ल्यूमिन के बाहर, ल्यूमिन के बाहर साइटोप्लाज्मिक तो है। ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्म है, एक तो ल्यूमिनल और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब देखो, इसमें कुछ के पास होती है राइबोसोम, ठीक, ये है तुम्हारा क्या, राइबोसोम, ध्यान देना। अब क्या होगा, तो जो ER है वो दो तरह का है, समझ गए, टू पार्ट्स, एक होगा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, और दूसरा होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पोर्शन एक्सपोज्ड इन साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो साइटोप्लाज्म से एक्सप्लोज हो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब यही ER हमारी दो तरह की है, ये जो ER है हमारी दो तरह की है, ठीक। एक होता है RER और दूसरा क्या होता है, SER, बहुत इंपॉर्टेंट, RER और SER, क्या होगा। इस R का मतलब मैं बताता हूं, R का मतलब दो होगा, R ही का मतलब होगा राइबोसोम, और R ही का मतलब होगा रफ, ठीक। इसका मतलब ये जो RER है, ये जो RER है, ये रफ होती है, रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, राइबोसोम। किसकी वजह से रफ होती है, राइबोसोम। इसका फुल फॉर्म भी है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम ही है। तो वो रफ किसकी वजह से है, राइबोसोम की वजह से। तो इस R का मतलब राइबोसोम भी होगा, इस R का मतलब रफ भी होगा। तो पूछा जाए कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की वजह से, ठीक है। स्मूथ का, इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। क्यों स्मूथ बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, राइबोसोम क्या होगा, एब्सेंट, राइबोसोम एब्सेंट। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो ये करता क्या है, फंक्शन की बात करते हैं। अच्छा, अब एक ये बताओ फंक्शन, एक मेरे को बात बताओ कि अगर कहीं राइबोसोम होगा तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो इसका मतलब RER क्या सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड मॉडिफाइड प्रोटीन, दोनों काम करेगा। मॉडिफाइड प्रोटीन बनाएगा भी और मॉडिफाइड भी करेगा। चलो
अब बताओ, अब फंक्शन किसका हमें लगना है, SCR। स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकना। तो बताओ दुनिया में चिकनी चीज कौन सी है, लिपिड, फैट। इसका मतलब ये किसको सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज लिपिड। बहुत बढ़िया है, लिपिड या फैट, या जिसको तुमको ऑयल कहना हो ऑयल कर लो। तो लॉजिक कहता है कि एस का मतलब होगा स्मूथ, और स्मूथ मतलब होगा चिकना, और पता कहता है चिकना ज्यादा मत खाया करो, चिकना ज्यादा मत खाया करो मतलब तेल मत खाया करो। इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको सिंथेसाइज करेगा, लिपिड को, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बनाएगा, प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही यही है कि उसको क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है और ऑयल बनाना है। अब देखो जैसे स्टीरॉयड हार्मोन, तुम लोग पढ़े होंगे इकोलॉजी में, स्टीरॉयड हार्मोन किसके बने होते हैं, लिपिड के। जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं, अब देखो स्टीरॉयड का मतलब एस मतलब सेक्स, तो सेक्स हार्मोन हमेशा किसके बने होते हैं, लिपिड के। जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन है सब लिपिड के बने होते हैं, या जितने भी सेक्स हार्मोन है सब किसके बने हैं, लिपिड के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के सबसे पास में पाया जाता है, उसके पास दो पोर्शन होता है, एक ल्यूमिनल और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमेन वाले में ही सब कुछ सिंथेसाइज होगा, जितना बनने का काम होगा वो सब कहाँ होगा, ल्यूमेन वाले में, और ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमेन में जाएगा। चलो अब इसके बेसिस पे देखा जाए तो राइबोसोम के बेसिस पे देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन कहलाएगा आरईआर, जबकि ये वाला पोर्शन कहलाएगा एफसीआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक, जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की वजह से क्या बनाएगा, प्रोटीन, और उसको मॉडिफाई भी करेगा। पूछा जाता है कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा एसईआर जो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सिंथेसाइज करेगा लिपिड में, क्योंकि उसके पास राइबोसोम नहीं है। अगर राइबोसोम होता तो प्रोटीन बनाता, लेकिन उसके पास नहीं है तो उसने कहा कि हम क्या बनाएंगे, लिपिड बनाएंगे। दूसरा क्या करता है, दूसरा एसईआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, दवाओं का डिटॉक्सिफाई करता है। जितनी दवा तुम खाते हो उसको डिटॉक्सिफाई करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैं एक से समझाने की एक बात बोल रहा हूँ कि जैसे किसी आदमी का अगर मन टॉक्सिक हो गया है, टॉक्सिक मतलब बहुत खराब है, टॉक्सिक मतलब जहरीला खराब, तो वो किसको फोन करेगा, किसी चिकनी को फोन करेगा जिससे मन उसका डिटॉक्सिफाई हो जाए। चिकनी मतलब जो भी उसकी फ्रेंड वगैरह होगा उसको कॉल करता है जिससे कि उसका मन डिटॉक्सिफाई हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। तो इस स्मूथ का मतलब चिकनी, तो ये चिकनी जो है एसईआर वो क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। वो ड्रग्स को जो दवा खाते हो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है। इसका मतलब फाउंड इन लीवर, ये किसमें पाया जाता है, लीवर में। तो ये लीवर में कुछ जम के होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब ये जो दो है मतलब हमारा आरईआर ईआर को हमने दो में डिवाइड किया, एक हुआ हमारा कौन, आरईआर, और दूसरा होगा एसईआर। ठीक, आरईआर क्या बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा, याद रखना, प्रोटीन को, जो भी हम लोगों ने बात की। दूसरा एसईआर दो काम करता है, सिंथेसिस करता है लिपिड का, सिंथेसिस लिपिड, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। एक नोट करके पॉइंट लिख लो कि ईआर हैज ऑल्सो साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम 450 होता है, इसमें साइटोक्रोम पाया जाता है। वो साइटोक्रोम बोला जाता है, याद रखना कि साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या साइटोक्रोम 450 या ऐसे नाम बोलते हैं, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, तो होता है साइटोक्रोम। ठीक है, वैसे साइटोक्रोम आगे बढ़ोगे वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। ठीक है, कैरियर नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, कैरियर नहीं ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर तो Na+ है। ठीक है, तो साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन की बात होगी वहां पे साइटोक्रोम रहेगा। ठीक, तो ईआर हमारा दो तरह का है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को, और दूसरा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिंथेसाइज करेगा लिपिड को, और क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा ड्रग्स को। तो ईआर के पास भी साइटोक्रोम नाम के स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे।
अब आगे वाले सेल ऑर्गेनेल के पास चलते हैं, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, जीबी मतलब होगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक, गोल्जी बॉडी। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाई कैमिलियो गोल्जी ने, कैमिलियो गोल्जी ने, कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज द सेल ऑर्गेनेल, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल which name is based on साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, तो उसका नाम क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का नाम साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसका नाम साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ठीक है, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या होती है कि स्टैक ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी विथ डायमीटर कितना होता है? डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। स्टैक ऑफ सिस्टर्नी तुम्हें बता देता हूँ, ये है सिस्टर्नी, ये होती है इस राउंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, राउंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, एक दूसरे को ये ऐसे राउंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा, बुक में देख लेना है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, डिस्क आर कनेक्टेड, ठीक। तो गोल्जी बॉडी डेराइव्ड फ्रॉम, अब पूछा जाए कि किससे बनता है? गोल्जी बॉडी डेराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना कि गोल्जी बॉडी कहीं ना कहीं किससे, कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निकला हुआ होता है। तो ऐसा माना जाता है कि भैया हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे दो चीज जैसे कंटिन्यूअसली चलते रहे तो साथ साथ जा रहे हैं, तो कहेंगे ना यार ये लगता है कि इनके पापा होंगे, ठीक है, साथ साथ जा रहे हैं। अब देखिए एक बात बहुत समझने वाली है, इस गोल्जी बॉडी को यहाँ रख लेते हैं, बीच में रख लेते हैं। इस गोल्जी बॉडी का जो फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है, याद रखना इसका आपको, ठीक है, ये हमारी सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी है, ठीक, न्यूक्लियस की तरफ होता है, और एक होता है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ये बहुत समझने वाली बात है। दो फेस होगा, एक टुवर्ड्स न्यूक्लियस होगा, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ होगा, और एक न्यूक्लियस से दूर होगा, ठीक है। इसी फेस का नाम है सिस फेस। जो न्यूक्लियस की तरफ होता है गोल्जी बॉडी का फेस, चेहरा, उसको बोलते हैं सिस फेस। और इसका शेप कैसा होगा जानते हो? ये होगा कॉन्वेक्स, ऐसा कॉन्वेक्स शेप होगा, ठीक। देखो ये क्या करता है? ये मटेरियल को रिसीव करता है। सिस फेस, तो लिख लेना कि सिस फेस रिसीव्ड मटेरियल, रिसीव्ड मटेरियल। अच्छा, जब कोई मटेरियल को रिसीव करेगा, जैसे तुम खाना रिसीव करोगे, खाओगे, पेट नहीं फूल जाएगा, तो बीच में पेट फूल गया। जब बीच में पेट फूल गया तो ये किस लेंस का शेप बन गया? कॉन्वेक्स का, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप का, ठीक है। और इसको बोलते हैं अवे, तो इसको बोलते हैं ट्रांस फेस, इसको बोलेंगे ट्रांस फेस। ट्रांस, वाई ट्रांस? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और इसीलिए इसको बोलते हैं मैच्योर फेस। क्या बोलते हैं? मैच्योर फेस, ट्रांस फेस। और इसका शेप जानते हो कैसा होगा? कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव इसलिए क्योंकि पिचक जाएगा, ट्रांसपोर्ट करने में बीच में पिचक जाएगा ना, तो ये होगा कॉनकेव। इसीलिए गोल्जी बॉडी का मैंने तुम्हें बताया कि गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। अभी फंक्शन में पढ़ेंगे कि गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है। तो गोल्जी बॉडी कुछ बनाती नहीं है, याद रखना कि गोल्जी बॉडी, लिखते रहूं कि गोल्जी बॉडी does not synthesize anything, does not synthesize anything, कुछ भी वो सिंथेसाइज नहीं करती। क्या करेगी? मॉडिफाइड एंड ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाइड एंड ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाइड एंड ट्रांसपोर्ट। वो केवल क्या करती है? मॉडिफाइड करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी। जो भी उसको मिलेगा
वो मॉडिफाइड करेगी और उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, कुछ बनाएगी नहीं। ये जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनेल है ना, इसमें सिर्फ बनाएगा कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी लोग सब उसकी हेल्प करेंगे, समझ गए? सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किचन है जो बनाता है। जैसे कोई रेस्टोरेंट आजकल खाना बनाते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट किससे करवाते हैं? स्विगी जोमेटो। तो ये गोल्जी बॉडी स्विगी और जोमेटो है जो कि कुछ बनाते नहीं है, बस दूसरे का खाना दूसरी जगह ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या प्रोटीन बनाएगा उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। आएगा समझ? अब गोल्जी बॉडी ऐसे न्यूक्लियस बोलते हैं, बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आएगा जो फेस न्यूक्लियस की तरफ हो, क्योंकि न्यूक्लियस ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना है, उसी को बोलते हैं सिस फेस। और उसका शेप कैसा होगा? कॉन्वेक्स। जो उससे दूर जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांस फेस, और उसका शेप कैसा होगा? कॉनकेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस कॉन्वेक्स, सिस कॉन्वेक्स और ट्रांस फेस को ही मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। देखो, जब तुम किसी चीज को ना किसी को दो कि भैया जाओ तुम ट्रांसपोर्ट करके आ जाओ, अगर तुम ट्रांसपोर्ट कर लोगे तो तुम्हें कहा जाएगा यार हाँ अब तू मैच्योर हो गया है, मैच्योर हो गया और तो समझदार हो गया है, अब तू काम कर लेगा। अगर नहीं कर पाता तो नहीं। तो गोल्जी बॉडी का जो पोर्शन रिसीव करता है मटेरियल, प्रोटीन और लिपिड को, वो किससे होता है? कॉन्वेक्स। और जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कॉनकेव। अच्छा, गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट भी करता है, अगर ट्रांसपोर्ट ना होगा तो भुला भी देगा, मतलब मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं तो वापस नहीं लेते। तो गोल्जी बॉडी दोनों कर सकता है, ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो अपने मटेरियल को वापस भी भुला सकता है। देखो अब फंक्शन देखते हैं, ठीक है? फंक्शन क्या करता है ये? तो फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी क्या फंक्शन करता है? तो पहला लिखेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को ही जानते हो, ट्रांसपोर्ट, या इसी को बोलते हैं सिक्रीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी सिक्रीशन होगा वहां गोल्जी बॉडी होगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सिक्रीशन होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए बोलते हैं, वहां ट्रक थोड़ी चल रही है बॉडी में। सिक्रीशन मतलब किसी चीज को निकालना, कहीं ले जाना। मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन when not transported, रिटर्न, ये मटेरियल को रिटर्न भी कर लेता है। सेम जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह कर रहे हैं, सेम गोल्जी बॉडी का काम फ्लिपकार्ट की तरह है। फ्लिपकार्ट कोई चीज बनाता नहीं है, लोग उसको बेचते हैं, अगर तुम नहीं खरीदोगे तो रिटर्न आ जाएगा, ठीक है? बस एजेंसी है वो गोल्जी बॉडी। डू नॉट सिंथेसाइज एनीथिंग, डू नॉट सिंथेसाइज एनीथिंग, ठीक है? अब मॉडिफाइड करेगा, प्रोटीन को मॉडिफाइड कर देता है, प्रोटीन को बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन में मॉडिफाइड करके, ठीक है? और लिपिड को किसमें मॉडिफाइड कर देगा? ग्लाइकोलिपिड में, ठीक? तो मॉडिफाइड कर दिया। देखो, जो जिस फॉर्म में आप देते हो सामान, उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट वो लोग नहीं करते। देखते नहीं है, तुम्हारा सामान अंदर रहता है, फिर पैकेट लगा रहता है, बढ़िया एड्रेस वगैरह लगा, यही गोल्जी बॉडी करता है। मेन सामान को ये बदलता नहीं है, सिर्फ उसको मॉडिफाइड कर देता है। मॉडिफाइड इसलिए कर देता है जिससे कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो मैं सही बताऊं तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन और लिपिड बना के दिया है ना, वे एड्रेस लगा देता है, एड्रेस लगा देता है और पैक कर देता है। पैक करेगा डब्बे में और एड्रेस लगा देगा, एड्रेस मतलब पता लगा देगा, तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यही काम है गोल्जी बॉडी का। ये कुछ बनाता नहीं है, सिर्फ जो भी मटेरियल इसको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये क्या करता है? डू बोथ, डज बोथ। और याद रखना, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये दोनों करता है। याद रखना, ये पूछा जाता है कि भाई गोल्जी बॉडी क्या सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करता है कि सेल के बाहर भी करता है? तो ये सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करता है। जहां भी सिक्रीशन का काम होगा ना, समझ लो वहां पे तुम्हारी क्या होगी? गोल्जी बॉडी होगी। याद रखना, सीधा सीधा मानना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना तो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना तो सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे देखो बड़े बड़े रेस्टोरेंट आज के टाइम में है, वो बनाते तो है लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए देखो इतनी कंपनियां हैं, जैसे जोमेटो आ गया, जैसे फ्लिपकार्ट आ गया, स्विगी आ गया, कुछ भी आ गया, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जो बना रहा है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सबका स्पेशल फीचर होगा ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीजी में बनाने में और बना के
गोल्जी बॉडी को देगा कि गोल्जी बॉडी तुमको जिसको ट्रांसपोर्ट करना है करो, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी ऑर्डर रिसीव कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब तो गोल्जी बॉडी मॉडिफाई करेगा, किसी चीज को बनाएगा नहीं, तो वो जब प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा तो ग्लाइकोलिपिड को बना देगा। मतलब ये मॉडिफाई नहीं करता, मतलब हेल्प करता है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। आइए समझ में, सब कुछ इसको बना बनाया मिलेगा, बस इसको पैक करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये क्या करता है, पैकेजिंग। ये भी लिख लो कि पैकेजिंग और मटेरियल, ये मटेरियल की पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट। मेन काम तो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ही है गोल्जी बॉडी का, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, इधर जाओ इधर रुके रहो, ठीक है, इधर आओ। उसका काम ये है ना रेगुलेट करना ट्रैफिक को, कहाँ कहाँ चीजें जा रही है। तो वैसे ही काम है इस गोल्जी बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन है। अगर इसी गोल्जी बॉडी को हटा दिया जाए, जैसे क्वेश्चन पूछे कि गोल्जी बॉडी को हटा दे तो क्या होगा, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तुम्हारा खाना बने बने सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सब चीजों का इसीलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ रहता है। कहते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो गोल्जी बॉडी को डिराइव करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पोर्शन होता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। तो जो सिस्टर्नी होता है वो गोल्जी बॉडी को बना देता है। आइए समझने के लिए, तो गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसलिए अटैच रहता है क्योंकि वो मटेरियल उससे लेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। अभी आगे देखोगे, जब ये ट्रांसपोर्ट करने लगे और किसी में ऐसी चीज को पैक कर दे जो किसी को मार दे, मारने के काम आए, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम। हो सकता है ना कि तुम चाकू पैक करके दे दो, बम पैक करके दे दो, और वही अगर पैक कर देगा तो उसी को लाइसोसोम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, पहले ये देखो, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, कुछ बनाएगा नहीं, केवल ट्रांसपोर्ट करेगा, पैकेजिंग करेगा, मॉडिफिकेशन कर सकता है और ये सब कर सकता है, ठीक है। ठीक, तो ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट दोनों करते हैं। अगर कहा जाए कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट, तो हम लोग क्या कहेंगे, गोल्जी बॉडी। सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को रिस्पांसिबिलिटी दिया गया है कि भैया तुम ट्रांसपोर्ट करो, ठीक। अब एक चीज को समझ लेते हैं हम लोग, एक चीज समझ लेते हैं। देखो ये न्यूक्लियस है, एक चीज ये समझ भी लो, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से अटैच होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होगा गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के पास हो सकता है ये वैक्यूल में चला जाए मटेरियल, हो सकता है लाइसोसोम में, ठीक। तो ये सीक्वेंस लगा होता है। तो गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या रहता है, क्लोज एसोसिएशन में, मतलब एकदम पास लगा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि जो भी ये प्रोटीन और लिपिड बनाएगा, प्रोटीन और लिपिड वो किसको दे देगा, इसी को दे देगा, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी फिर इसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब एक लाइन दिया है एनसीईआरटी का, लाइन दे रखा है कि गोल्जी अपरेटस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। कह रहा है कि गोल्जी बॉडी जो होता है वो साइट है किसके बनने का, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइको। मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। एक चीज बता दो तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो केवल और केवल बना सकती है प्रोटीन को, प्रोटीन्स को, लिपिड को। कार्बोहाइड्रेट को तो कहीं नहीं बना सकती, लिपिड को भी बना सकती है यूज करके, लेकिन कहीं तुमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट बनाया। जब बॉडी कार्बोहाइड्रेट को बना ही नहीं पाएगी तो गोल्जी बॉडी कहां से बना देगा कार्बोहाइड्रेट को। इसका मतलब वो क्या करता है कि ग्लूकोज को और प्रोटीन के साथ जोड़ता है, सब कुछ उसको मिला हुआ है, ग्लूकोज को प्रोटीन के साथ जोड़ के क्या बना देगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये कहना चाह रहा है कि सब कुछ उसके पास है, प्लस ग्लूकोज प्लस लिपिड को जोड़ के वो क्या बना देगा, ग्लाइकोलिपिड। इसने कुछ सिंथेसाइज नहीं किया, इसके पास सब कुछ था। एक होता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी के सारे पार्ट्स दे दिए, तुमने गाड़ी बना दिया, ठीक, ऑर्गेनाइज किया ना, एसेंबल किया तुमने, सारा चीज तो मैंने बनाया था। अरे भाई मैंने खाना बना के तुम्हें दे दिया, ठीक है। अब तुम पनीर काजू सब कुछ दे दिया, तुमने पनीर में बस काजू मिला के दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुमने बनाया था पनीर। तो ये मतलब है उसका कि गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को फॉर्म करता है और क्या करता है कि प्रोटीन के साथ ग्लूकोज को जोड़ देगा। मैंने तुम्हें बताया एड्रेस, तो ये ग्लूकोज इंटरेक्शन में यूज होता है, तो इंटरेक्शन से ही तो सेल को पता चलता है। तो जब जिस तरह का ये ग्लाइकोप्रोटीन वाला जो प्रोटीन जब दूसरे सेल के पास जाएगा, यदि ग्लूकोज उसके ग्लूकोज के साथ इंटरेक्ट करेगा और पता चल जाएगा कि यार ये प्रोटीन मेरे लिए आई है, चला जाएगा।
सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अलग लगे होंगे, क्लोरोप्लास्ट में अलग लगे होंगे, और किसी को चाहिए तो अलग अलग, सबके लिए अलग अलग सिग्नल होता है। और ये सिग्नल लगाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी भी ट्रांसपोर्ट करता है। उस लाइन का ये मतलब है। आइए समझ में, ये डायग्राम बनाओ। अब देखो लाइसोसोम को, तो इसको डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूए ने। ये जरूर याद रखना कि डी ड्यूए ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ये क्या होता है कि ये स्मॉल वेसिकल होता है, वेसिकल फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी स्मॉल वेसिकल्स बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को ही बोलते हैं सुसाइडल रैग। क्या बोलते हैं? सुसाइडल रैग। इसका मतलब होता है कि इट हैज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एंजाइम्स which who can degrade the cell या kill the cell, kill the cell। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट कि when गोल्जी बॉडी पैक हाइड्रोलिटिक एंजाइम in small vesicle called lysosome, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। अब देखो हाइड्रोलिटिक एंजाइम के पास क्या होगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम के पास होगा कार्बोहाइड्रेट, बहुत सा प्रोटीएजेस, ये तीन कंपोनेंट होते हैं ना, प्रोटीएजेस और लाइपेजेस। इसके पास वो सारे एंजाइम होंगे जो एक सेल को मार सकता है, ठीक। तो इसका मतलब इसका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है? ये करता है बच्चों फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब किसी भी चीज को पूरी तरह खा लो, कुछ मत छोड़ो, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इसको बोलते हैं सेल ईटिंग। क्या होता है? सेल ईटिंग। ये सेल को खा सकता है, पूरे सेल को खा जाता है, ठीक है। when eat own cell called, इसी को बोलते हैं ऑटोफैगोसोम बोलते हैं। अपने सेल को भी खा सकता है। तो ये कहाँ यूज किया जाता है? यूज इन डिफेंस ऑफ बॉडी को बचाता है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजन, क्योंकि वो खा जाता है। एक अब बात को समझो, पैथोजन कॉज एपोप्टोसिस, मतलब किल डैमेज सेल, डैमेज हार्मफुल सेल ऑफ बॉडी। एक्चुअल में आपको बता दूं कि लाइसोसोम क्या होता है कि गोल्जी बॉडी में हाइड्रोलिटिक एंजाइम को पैक करती है। देखो तुम क्या होता है कि तुम्हारा अगर घर है तो तुम घर में रहते हो तो बचाव करने के लिए, बाहरी लोगों से बचाव करने के लिए तो हथियार वगैरह रखते हो। तो सेल का हथियार है लाइसोसोम। वो लाइसोसोम सेल का हथियार है। अच्छा, हो सकता है वो हथियार से तुम खुद ही मर जाओ। तो तुम्हारे घर का कोई, तुम बंदूक करके हो, कोई आया वही बंदूक लेके तुमको ठोक दिया, तुम्हारे घर वाला ही। जब घर वाला ही तुमको मार देगा, अगर यही लाइसोसोम अपनी ही सेल को खाना शुरू कर दे तो ऑटोफैगोसोम, और इसी को बोलते हैं सुसाइडल रैग, क्योंकि खुद को खाओगे तो सुसाइड ही करोगे। और ये बाहर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह जब आते हैं, अटैक करते हैं, ये बचाता है, या फंजाई या किसी से बचाता है। ये क्या करता है? पूरा खा लेता है, तो बचाता है। WBC को तो बुलाती है फैगोसाइटोसिस करने के लिए। तो ये बॉडी में अपने आप को बचाने के लिए, पैथोजन से और उनसे बचाने के लिए गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को बनाता है। जैसे अब स्पर्म को पेनिट्रेट करना है, डिसॉल्व करना है किसी चीज को, किसकी जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसके पास है? लाइसोसोम के पास। पोलन ट्यूब को स्टिग्मा के अंदर जाना है, ओव्यूल के अंदर जाना है, क्या बनाएगा ये? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसका मतलब कोई भी बॉडी में पेनिट्रेशन हो, डिफेंस हो, किसी चीज को मारना है, पूछ गायब हो गई, पूछ गायब होने के लिए लाइसोसोम।
कोई चीज गायब हो रही है तो लाइसोसोम, मतलब कि लाइसोसोम का काम है किसी चीज को मारना। अब तुम हो सकता है तुम अपने को ही मार लो या किसी और को मार लो। अगर किसी और के लिए मार रहे हो तो डिफेंस में काम आ रहे हो, ठीक, और अब खुद मार रहे हो तो सुसाइड कर रहे हो। अरे भाई जो गन रखे हो तुम खुद भी मार सकते हो और दूसरों को भी मार सकते हो। तो लाइसोसोम का काम है केवल मारना, और लाइसोसोम को बनाता कौन है? गोल्जी बॉडी। जब गोल्जी बॉडी हाइड्रोलिटिक एंजाइम को पैक कर देगा, ऐसे छोटे से पॉकेट में एंजाइम को पैक कर देगा, वेसिकल इसको बोलते हैं। जब भी छोटा सा पैकेट होता है बायोलॉजी में तो उसको वेसिकल बोलते हैं। और ये वेसिकल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम में जब ये फटेगा तो सारे चारों तरफ के सेल को मार देगा, क्योंकि सेल किसकी बनी है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट की। अब जब यही नहीं रहेंगे, यही खत्म हो गए तो सेल भी खत्म, मर जाएगी। और ये करता कौन है? लाइसोसोम। और इसको बनाता कौन है? गोल्जी बॉडी। अब जब तुम्हें चोट लगती है, जब तुम्हें मान लो यहाँ पे चोट लग गई, तो जो इन्फेक्शन है आगे बढ़ेगा, भाई आगे बढ़ेगा, तो अब सेल को बचाना है। तो अगर इन्फेक्शन को तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते हो तो इस तरफ के चारों तरफ की सेल को मार दो। जब चारों तरफ की सेल मर जाएगी तो जो भी पैथोजन बैक्टीरिया फंजाई आएगा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफर होता है ना एक सेल से दूसरे सेल में, बच्चों ऐसे ही होता है, एक सेल दूसरे को देती है, दूसरे तीसरे को देती है। जब ये मर जाएगी तो ये दूसरे को नहीं दे पाएगी, यही खत्म हो जाएगा। तो ये करता कौन है? लाइसोसोम। लाइसोसोम तुम्हारे चोट वाली जगह की चारों तरफ की सेल को मार देगा, जिससे कि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, और वही सेल पपड़ी बन के निकलती है जब तुम बाद में खुरच के निकालते हो। तो ये लाइसोसोम होता है। अगर लाइसोसोम ना होता तो चारों तरफ की सेल ना होती और इन्फेक्शन फैला जाता, तुम्हारा पैर पूरा सड़ जाता है। जब लाइसोसोम काम नहीं कर पाता तभी तो तुम्हारे अंदर सड़न होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर किसी चीज को बढ़ने दोगे तो लाइसोसोम भी काम नहीं करेंगे। लाइसोसोम कैंसर सेल को नहीं मार पाते। अगर लाइसोसोम की एक्टिविटी पूरी तरह होती तो हम कभी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन जानते हो ना कि जब दुनिया में कोई चीज मारने वाला होता है तो बचने के भी तरीके होते हैं। अगर एक जंगल में शेर है तो उससे बचने के तरीके भी कहते हैं ना कि जंगल में अगर शेर है, जैसे चीता बहुत तेज से दौड़ता है तो भाई हिरन उससे तेज दौड़ेगा, क्योंकि उसको बचना है ना। तो जिस वायरस को या बैक्टीरिया को लाइसोसोम से बचना होगा पूरा तरीका ढूंढ के आएगा, और उसी तरह के मतलब लाइसोसोम उसको नहीं। लाइसोसोम बहुत स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि केवल एक ही तरह के सेल को मारेगा, वो किसी को भी मार सकता है। तो यही लाइसोसोम जब फेल हो जाएगा तो तुम्हारे इम्यूनोग्लोबिन्स निकलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स वगैरह, जब लाइसोसोम फेल हो जाता है। प्राइमरी का जैसे टी लिम्फोसाइट फैगोसाइटोसिस करता है तो किसकी हेल्प से करेगा? लाइसोसोम, क्योंकि सेल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि लाइसोसोम तुम मारो, और इसको बनाता कौन है? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी जब पैक कर देगा किसको? हाइड्रोलिटिक एंजाइम को। उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन लाइपोज, कहते हैं मोर देन 200 टाइप्स ऑफ एंजाइम होता है, मोर देन 200 टाइप्स ऑफ एंजाइम, मतलब 200 टाइप्स ऑफ एंजाइम, ठीक, इसके पास होते हैं। इसका मतलब ये किसी भी तरह के सेल को मार सकता है। मारेगा तभी जब ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा, वो अलग मैकेनिज्म है, उससे नहीं बनना। तो लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी बनाता है उसी को सुसाइडल वेब बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी भी सेल को मार देगा, इसलिए इसको सुसाइडल वेब बोलते हैं। मेनली बॉडी इसको बनाता है कि अपने डिफेंस के लिए। तो लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फैगोसाइटोसिस, इसका मतलब कि लाइसोसोम कैन चेंज द शेप, लाइसोसोम कैन चेंज शेप, चेंज शेप। जब कोई अपने शेप को बदलता है तो उसी को बोलते हैं हम क्या? प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म है ना। हो सकता है ना कि अलग अलग फेस बदल के मारे लोगों को, तो अपने आप को बदल सकता है। ये 4 तरह का होता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली, कई तरह के होते हैं। इसका मतलब ये एक से ज्यादा फॉर्म में होगा, इसका मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में होगा, इसका मतलब ये अपने शेप को बदल सकता है। और जब कोई शेप को बदल दे तो उसी को बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। जो कोई अपने शेप को बदले वही है प्लियोमॉर्फिज्म, याद रखना, जो माइकोप्लाज्मा करता है। तो ऐसे ही लाइसोसोम, अगर आपसे पूछा जाए फैगोसाइटोसिस सेल में कौन करता है तो लाइसोसोम। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसको बनाता कौन है? गोल्जी बॉडी बनाता है। इसका काम क्या है कि बाहरी पैथोजन को मारना, अगर अपनी भी सेल को मारना पड़े तो मारता है। अपनी खराब सेल को मारना ही कहलाता है क्या? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस उसको बोलते हैं कि तुम्हारी सेल खराब हो गई है, अब ये तुम्हारी ही सेल बॉडी को बीमार करेगी, तो बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देना है, तो ये अपनी सेल को मारता है, तो उसी को बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो इसका काम है कि सेल के अंदर होमियोस्टेसिस,
मतलब तुम्हारे बॉडी को स्वस्थ कंडीशन में रखे, बाहरी पैथोजन से बचाए। तो ये बॉडी का क्या हुआ है कि एक हथियार है बाहरी लोगों से बचने के लिए, मेनली उसके लिए बनाया जाता है। और जब बॉडी को अपने लोगों को भी, अपनी सेल को भी मारना पड़ेगा, तब भी लाइसोसोम उसको मार देगा। क्यों मार देगा पूछा जाए, क्योंकि इसके पास है हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मैंने पहले ही बना रखा है। जितने भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनेल है सब सिंगल मेम्ब्रेन है, क्योंकि अगर डबल मेम्ब्रेन होगी तो परेशानी होगी ना मटेरियल को देने में। अब भाई एक गेट है और 2 गेट है, तो 2 गेट को क्रॉस करना मुश्किल होगा ना, तो सब सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं कि आसानी से एक दूसरे में ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो ये है लाइसोसोम, जिसको डिस्कवर किसने किया था, डी डुमे ने किया था। स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, जब जरूरत होगा लाइसोसोम का तभी गोल्गी बॉडी बनाएगा, बना के नहीं रखेगा। अब मान लो कि तुम बम ले आके अपने घर में रख लिए हो, तो कोई भी तो फोड़ सकता है, इसलिए जब जरूरत होगी तभी लाओ, तभी लाइसोसोम को बनेगा। ठीक, कोई भी अब याद रखना कि जो इसका पीएच होता है ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, जो पीएच है, यहां लिख देता हूं कि ये पीएच एसिडिक होता है। अगर पूछा जाए इसके अंदर लाइसोसोम का पीएच कैसा होगा, तो एसिडिक पीएच होगा। याद रखना कि हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होती है उनका पीएच क्या होता है, एसिडिक। याद रखना, तो एसिडिक नियरली 4 to 5 के करीब होता है इसका पीएच। ठीक है, तो अगर लाइसोसोम में पूछा जाए जो एंजाइम है उनका पीएच कैसा होता है, तो एसिडिक पीएच होता है। तो अब फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन एक बार और देख लेते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो पहला है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, ठीक, एपोप्टोसिस इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक, किलिंग ऑफ हार्मफुल सेल, हार्मफुल सेल्स, जो सेल्स बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको मारना। ठीक, ये काम करेगा लाइसोसोम। डिफेंस में यूज होता है। ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, डिसअपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स सबके लिए होता है। ऑर्गन्स कैन किल ओन सेल, कैन किल ओन सेल, इसी के लिए बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। ठीक, तो जो लाइसोसोम होता है ना, वो अपनी सेल को भी मार सकता है और बाहर वाली सेल को भी मार सकता है। ठीक है, जब अपनी को मारता है तब ऑटोफैगोसोम ये एपोप्टोसिस कोज करता है। कोई भी बॉडी में होता है, अगर फूड होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लाइसोसोम है। ठीक है, डिफेंस, इसका मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म में यूज हो रहा है। और डिसअपीयरेंस ऑफ ऑर्गन, जैसे हमारी पूंछ गायब हो गई तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी चीज। क्यों, ये मतलब कि कैन किल इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, दोनों को मार सकता है। जब ये फटेगा ना तो उसमें से हाइड्रोलिक एंजाइम निकलेगी और वो क्या करेगी, वो पूरे भी सेल को मार देगी। तो वो चाहे अपनी सेल हो चाहे दूसरे की भी सेल हो। और इसका पीएच कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये करना एसिडिक होगा। तो एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ है। जब भी कोई बॉडी में हार्म सेल होती है तो वो इसको मतलब मारता है। और कैंसरस सेल का एपोप्टोसिस नहीं होता, इसलिए कैंसर हमें ठीक नहीं होता। अगर जो सेल मर जाए तो बॉडी ठीक हो जाएगी, अगर नहीं मरेगी तो नहीं ठीक होगी। इसीलिए कैंसर ठीक नहीं होता, क्योंकि उसका एपोप्टोसिस नहीं होता और उसने अपना अलग ही बचने का तरीका निकाल रखा है। आएगा समझ में? अब देखते हैं हम लोग वैक्यूल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ना, पता है ना तुम्हें। हम देखते हैं वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल, ठीक, फाउंड इन, देखो, फाउंड इन प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स। अब देखो, about 90% ऑफ plant cell occupied by vacuole। ठीक, एक्चुअल में क्या होता है कि वैक्यूल क्या है कि फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ना फ्री जो स्पेस बचा
which is covered by tonoplast, covered by a membrane, बहुत इंपॉर्टेंट है, membrane called tonoplast. देखो एक्चुअली में होता है कि ये प्लांट में पाया जाता है और लोअर एनिमल में, प्लांट में तो बहुत ज्यादा डेवलप होता है, ठीक। अबाउट 90% पूछा जाए कि प्लांट का 90% जो वैल्यूम होता है सेल का वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूम, ठीक। इससे मतलब सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल यही होगा, ठीक। अगर इसको सेल ऑर्गेनल माने फ्री स्पेस, जो प्लांट के अंदर फ्री स्पेस होता है उसी के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लग जाती है और उस मेम्ब्रेन का नाम है क्या, इसको वर्ड बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, इसको मत भूलना, टोनोप्लास्ट। और हम उसको क्या बोलने लगते हैं, वैक्यूम, ठीक। जैसे भाई ये मान लीजिए एक प्लांट सेल है, तो जो ये स्पेस बचा है इसी को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, वैक्यूम। ये देखो, और ये जो मेम्ब्रेन है इसी का नाम है क्या, टोनोप्लास्ट, ठीक। अब बताओ फ्री स्पेस है, फंक्शन देखो फ्री स्पेस है तो क्या होगा बताओ, फ्री कुछ भी रख सकते हो, कैन स्टोर एनीथिंग विच इज नॉट यूज्ड इन सेल के अंदर। जैसे तुम्हारे यहाँ स्टोर हाउस होता है, जो चीज यूज नहीं होती रख देते हो, तुम इसमें क्या रख सकते हो, एग्जांपल के लिए देखो वाटर रख सकते हो, सैप रख सकते हो, मिनरल्स रख सकते हो, फूड रख सकते हो, पिगमेंट रख, सब कुछ रख सकते हो, कुछ भी, इसका लॉजिक यही है, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। द कंसंट्रेशन देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, साइटोप्लाज्म को पता चला कि भैया फ्री स्पेस है तो चलो हम अपना मिनरल्स रख देते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स फाउंड हायर इन वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म। याद रखना, वैक्यूल क्या कहता है, खाली जगह है ना, तो ये मिनरल्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बना फिर भी कहता आओ, ठीक है, रास्ता नहीं बना फिर भी कहता आओ, खाली जगह भर लेता है, ठीक है। तो जब देखो मान लो कोई खाली आदमी है तो तुम अपना पर्स पकड़ा दोगे, अपना सब्जी पकड़ा दोगे, देखो तो पूरी वगैरह दिखाते हैं। जो खाली रहता है तो कोई निकम्मा कोई काम वाम नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, जो मर्जी वो पकड़ा दोगे, सब्जी का थैला पकड़ा दो, कुछ भी पकड़ा दो। तो ऐसे ही वैक्यूम प्लांट में है कि जो भी चीज यूटिलाइज नहीं हो रही है सबको स्टोर कर दो, चाहे पानी हो, चाहे सैप हो, चाहे मिनरल हो, चाहे फूड हो, चाहे पिगमेंट हो, कुछ भी हो, मतलब तुम ले जाके कहाँ स्टोर कर दोगे, वैक्यूम, क्योंकि फ्री स्पेस है, और जब जरूरत पड़ेगी फिर निकाल दोगे, समझ गए, स्टोर हाउस है। तो अगर कहा जाए तो वैक्यूल क्या है, वैक्यूल इज स्टोर हाउस ऑफ सेल। कौन सी सेल, प्लांट की सेल। इट फॉर्म मतलब वैक्यूल फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा, अमीबा में यही क्या बनाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और यही और क्या बनाता है, फूड वैक्यूल इन प्रोटोजोआ, यही बनाता है प्रोटोजोन्स। और इसका देखो बच्चों, और ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, इसको मत भूलना, क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मो रेगुलेशन, कितना पानी जाना है और अंदर आना है उसको कौन रेगुलेट करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, वैक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टोनोप्लास्ट। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कितना पानी बॉडी में आ रहा है, कितना जा रहा है, ये वैक्यूल कंट्रोल करता है प्लांट के अंदर। इसीलिए प्लांट पानी में जिंदा रहता है, हम नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास कोई रेगुलेट करने वाला नहीं, हमारी बॉडी में पानी भर जाएगा, निकल देंगे, समझ गए, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तो वैक्यूल क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट और लोअर एनिमल्स में पाया जाता है। एक्चुअल में जो प्लांट के अंदर जो फ्री स्पेस होते हैं उन्हीं के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है और उसी का नाम, उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट, मत भूल जाना। जब ये खाली जगह है, अगर खाली लोटा है तो इसको ऐसे बजाओ, टन करो तो आवाज आएगी ना, आवाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोन, तो इसीलिए इसका नाम टोनोप्लास्ट पड़ गया। खाली जगह है ना ये फ्री स्पेस, बजाओगे तो आवाज आएगी, टोनोप्लास्ट। अब ये क्या है, कि स्टोर हाउस है, किसी भी चीज को जो सेल में यूटिलाइज नहीं हो रही है सबको ले जाकर कहाँ स्टोर कर दोगे, वैक्यूल। इवन लाइसोसोम बन गया, अगर नहीं यूटिलाइज होगा तो ले जाओ स्टोर कर दो वैक्यूल में, और जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल दोगे। तो एक तरह से वैक्यूल स्टोर हाउस है, जो कि हायर एनिमल्स में नहीं होता, लोअर एनिमल्स में होता, लाइक अमीबा, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये वैक्यूल ही है, आई बात समझ में, एब्सेंट इन हायर एनिमल्स। तो वैक्यूल एब्सेंट इन हायर एनिमल्स क्या है,
हायर एनिमल्स। तो हम लोगों ने चारों सेल ऑर्गेनिज्म पढ़े इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया, ट्रांसपोर्ट करने के लिए गोल्जी बॉडी में दिया। अगर बम टाइप का हाइड्रोलिटिक एंजाइम पैक कर दे तो उसी को लाइसोसोम। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, कहाँ स्टोर कर लेगा सारी चीजों को, वैक्यूम। इसीलिए ये चारों सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं और ये बनाते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, या कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन। एक ट्रांसपोर्ट का कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो ये सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन और लिपिड बनाया है उसको मॉडिफाइड और ट्रांसपोर्ट गोल्जी बॉडी करेगा। अगर यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो तो उसी को लाइसोसोम, अगर नहीं होगा तो सब जाके कहाँ स्टोर होगा, वैक्यूल। ये चारों ही सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो मेम्ब्रेन है किसकी, वैक्यूल की। और ये वैक्यूल क्या होता है, प्लांट के अंदर फ्री स्पेस होता है और प्लांट का 90% वैल्यू फोर कंट्रोल का कंज्यूम कर लेता है, वैक्यूल कर लेता है और ये स्टोर हाउस का काम करेगा। आई बस में जैसे वैक्यूल ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिसके अंदर अमीबा के अंदर जो ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करता है, फूड वैक्यूल भी वैक्यूल ही है। गैस वैक्यूल होती है जो कि बैक्टीरिया वगैरह में भी पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये हायर एनिमल्स में नहीं पाए जाते। ठीक, ये लिख देता हूं कि 90% ऑफ प्लांट सेल वॉल्यूम का ये 90% होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि 90% वाला, और इसकी मेम्ब्रेन का नाम बहुत फेमस है, मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट। और इसीलिए कहता हूं खाली जगह को अगर बजाते हो तो आवाज आती है, ऐसा खाली दिमाग में भी ऐसे मारो टक तो आवाज आएगी, अगर भरा रहेगा तो आवाज आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका नाम टोनोप्लास्ट पड़ा है। पढ़वा दो। चलो नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम, पहली बात इसको लिखो, इसी को बोलते हैं पैलाडे पार्टिकल। पैलाडे ने इसको डिस्कवर किया था, पैलाडे पार्टिकल, पैलाडे ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं पैलाडे पार्टिकल। क्वेश्चन भी आता है, ये क्या होता है, स्मॉल ग्राम ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे चना का दाना होता है ना वैसे ही होता है। ठीक है, चना नहीं जानते, ग्राम चना नहीं जानते, हमारी तो चना नहीं पता। स्मॉल ग्राम ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, या ए मेम्ब्रेनस, क्या, हाँ तो लिखा दो नॉन या ए मेम्ब्रेनस, मतलब मेम्ब्रेन, भाई देख लो मेम्ब्रेन अब्सेंट, मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, नेकेड होता है, इसका मतलब देखो दोनों फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में भी होता है और बाउंड होता है, बढ़ा हुआ बाउंड होता है आरईआर से, फ्री किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। तो दोनों फॉर्म में होते हैं, टू फॉर्म में होता है। ठीक, एक होता है फ्री जो साइटोप्लाज्म में होता है, और एक बाउंड होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये होता है 70 इयर्स और 80 इयर्स, 70 इयर्स होता है, 50 इयर्स और 30 इयर्स, ये क्या होता है 60 इयर्स है, 40 इयर्स। इसको बोलते हैं, ये होता है प्रोकैरियोट, कम है ना तो प्रोकैरियोट, और ये क्या होगा यूकैरियोट में। ठीक, इसको बोलते हैं, इनको लार्ज सब यूनिट, इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। जो ज्यादा वाला होता है उसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। याद रखना, ट्रांसलेशन में याद आएगा सब यूनिट। अच्छा, ये 80 हो रहा है ना, 80 हो रहा है तो ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ऐसे जोड़ोगे ना कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और इसको जोड़ने में जो आयन होता है वो है मैग्नीशियम, याद रखना, दो सब यूनिट को जो जोड़ता है आयन उसका नाम है मैग्नीशियम। लॉजिक क्या कहता है, मर्ज करना, दोनों को मिलाना, मैग्नीशियम। ठीक, अब देखो ये कॉमन हो गया, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, इनके पास 10 रुपए है, इनके पास भी 10 रुपए है, 5 रुपए दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना। एक्चुअल में 20 रुपए था, लेकिन जब ये बोलेंगे ए तो कहेंगे हमारे पास 15 रुपए है, बी वाले भी बोलेंगे हमारे पास 15 रुपए है, तो कितना हो गया 30 हो गया टोटल। लेकिन जब 30 है नहीं, हमें देखने में लगता है
कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमें लगता है कि ये 80 है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना होता है 70 होता है, क्योंकि कुछ पोर्शन क्या होता है कॉमन होता है। तो कॉमन होता है तो दोनों रखते हैं, जब दोनों को अलग अलग जोड़ोगे तो ज्यादा आएगा, अगर एक साथ जोड़ोगे तो कम आएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन मेक इट लाइक 80s एंड 100s, ठीक है, उसकी वजह से लगता है। तो जो बड़ा होगा उसको लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है बताओ? फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। एक वर्ड और इसके लिए यूज होता है, वो भी देख लो, पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है, पॉलीराइबोसोम। कुछ नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखो एक mRNA है, क्या है? सिंगल mRNA, ऐसे लिखना, सिंगल mRNA है, ठीक है, सिंगल mRNA है और उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स, ठीक। तो ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं क्या? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो यही है कि पॉलीसोम इक्वल टू हो जाएगा राइबोसोम्स प्लस सिंगल mRNA। याद रखना, यही नीट पूछा था और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलीसोम क्या होता है। पॉलीसोम का मतलब होता है एक mRNA हो, ऐसे थ्रेड लाइन, एक जैसे एक धागा हो, बहुत सारी गांठ हो। धागा तो एक ही है ना, गांठ बहुत सारी है, तो वो जो गांठ है ना वो राइबोसोम है और धागा जो है वो mRNA है। जैसे मान लो कि ये मेरा mRNA है, तो यहाँ एक राइबोसोम, यहाँ एक राइबोसोम, तो राइबोसोम्स तो ज्यादा है लेकिन धागा क्या है? एक है। तो mRNA एक है और ये है। mRNA को बोलते हैं ना मैसेंजर RNA। तो मैसेज देने वाला एक है लेकिन सुनने वाले बहुत सारे हैं। तो सुनने वाले कौन है? राइबोसोम। आएगा समझ में? तो पॉलीराइबोसोम, पॉली मतलब मेनली, राइबो मतलब राइबोसोम। तो बहुत सारे राइबोसोम जब एक सिंगल mRNA से अटैच होते हैं तो उसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, या इसी का तीसरा नाम भी अर्गोसोम भी है। हाँ, अर्गोसोम किसको बोलते हैं? अभी नोट करो, बताता हूँ उसको। तो पॉलीसोम को एक बार और देखते हैं, ठीक है। पॉलीसोम देखो, पॉलीसोम को एक बार और देखते हैं। देखो ये हमारा एक mRNA हो गया, एक ही mRNA है ना, कई सारे थोड़ी बनाया हो। इसमें बहुत सारे राइबोसोम, यही लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ये है राइबोसोम, ये है राइबोसोम्स। तो ये क्या है? राइबोसोम्स है। तो बहुत सारे राइबोसोम्स हो गए, राइबोसोम प्लस mRNA। mRNA ब्रैकेट में लिखना सिंगल, यही मिस करते हैं। इसी को बोलते हैं पॉलीसोम, पॉलीसोम, या इसी को बोल सकते हो पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम, या एक थर्ड नाम भी होता है इसका अर्गोसोम, अर्गोसोम। और दो सब यूनिट को मर्ज कौन करता है? टू सब यूनिट मर्ज बाय टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम मर्ज बाय मैग्नीशियम, ठीक। अब ये देखो ना, अगर इसके पास मेम्ब्रेन होती तो दो यूनिट बना पाता? नहीं। तो जिनको टूटना होता है ना वो कभी भी मेम्ब्रेन नहीं बनाते। जैसे सेंट्रियोल को भी टूटना है तो वो मेम्ब्रेन नहीं बनाएगा। या जैसे जिसको भी टूटना होगा तो कोई बाउंड्री बनाएगा नहीं। जैसे मान लो कि तुम किसी दूसरे के घर के जमीन पे बाउंड्री बना रहे हो, तो तुमसे बड़ा तो कोई है नहीं। अरे भाई पता है कि ये तुम्हें टूट जाएगा, तो बाउंड्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए राइबोसोम बाउंड्री नहीं बनाता। दो सब यूनिट को जो मर्ज करता है उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। M से मर्ज और M से मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए भी बहुत चाहिए। तो ये है, इसी को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। और फंक्शन तुम जानते हो कि राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। समझ में आने बात? चले आगे, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्रोमोसोम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
और उनको बहुत हेल्प भी मिलेगी इससे क्रोमोसोम को। ठीक, क्रोमोसोम। और ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको सेल साइकिल और सेल डिवीजन आता भी नहीं है। पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं कि क्रोमोसोम होता क्या है। पहली बात तो ये देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, फिर हम उसको देखेंगे कितने तरह का होगा, फिर एक लॉजिक भी बताऊंगा तुमको उससे रिलेटेड। और लॉजिक तगड़ा लॉजिक है। ठीक, देखो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है कि क्रोमैटिन क्या करता है, क्रोमैटिन देखो ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस करेगा एंड फॉर्म क्रोमोसोम। इसका मतलब क्रोमोसोम ओनली फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। याद रखना, सेल डिवीजन। क्रोमोसोम केवल सेल डिवीजन के टाइम बनेगा। देखो ये है हमारा क्रोमोसोम, ऐसा होता है, ये है हमारा क्रोमोसोम। यहां बच्चों याद रखना किसको बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ये और इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसकी दो आर्म्स हो गई, पी आर्म और क्यू आर्म। याद रखना, पी आर्म्स एंड क्यू आर्म्स। ये है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो बीच में होता है वो होता है सेंट्रोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम आर फॉलोइंग टाइप। अभी के टाइम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और क्या होगा, टीलोसेंट्रिक। देखो अगर मैं इसको एक लाइन टू क्रोमोसोम मानूंगा, अगर मिडिल में हो, एम से क्या होगा, मिडिल में, तो सेंट्रोमियर कहां हो, मिडिल में। अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में हो, ठीक, और पी आर्म इक्वल टू किसके हो, क्यू आर्म को बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर कहां हो, मिडिल में हो, अब क्या हुआ, सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है, तो सेंट्रोमियर कहां, ये सेंट्रोमियर कहां पहुंच गया, थोड़ा सा ऊपर, ये हमारा मिडिल है, ठीक है। सेंट्रोमियर स्लाइटली एबव मिडिल पॉइंट से थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं सब मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ लेते जाना है, ठीक। चलो और चलो यहां पहुंच जाओ, तो ये क्या हुआ, सेंट्रोमियर नियर द टिप। याद रखना, नियर द टिप, तो इसका नाम पड़ गया क्या, एक्रोसेंट्रिक। ऊपर चलता गया, टीलोसेंट्रिक, मतलब टिप पे पहुंच गया। सेंट्रोमियर एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टीलोमियर, ठीक। अभी डायग्राम देखो जैसे बनाए, जैसे देखो अब ये मैं बना दूं डायग्राम, सेंट्रोमियर मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है, तो ये क्या हो गया, सब मेटासेंट्रिक। चलो सब मेटासेंट्रिक हो गया, ठीक। ऊपर खसक रहा है ना, ऊपर से थोड़ा और ऊपर चला जाए, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक। अब पूरा टिप पे पहुंच जाए, ये टिप पे हो जाए, छोटा छोटा बन नहीं पा रहा है, ये एकदम टिप पे पहुंच गया ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, टीलोसेंट्रिक। देखो ना खिसकता जा रहा है, देखो ये हमारा मिडिल है, देखो ये हमारा मिडिल है, बहुत बढ़िया चीज है, ये हमारा मिडिल है, मिडिल से थोड़ा ऊपर, फिर ऊपर, देखो ऊपर चढ़ता जा रहा है, ठीक। इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं यहां से, ठीक। तो एक छोटा होता जाएगा और दूसरा बड़ा हो जाता है, तो पी आर्म्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी,
और क्यू आर्म्स बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ मिडिल का हमने लाइन बनाया तो देखा ऊपर, जब मिडिल से थोड़ा ऊपर जाएगा तो सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो एक्रोसेंट्रिक, और जब टिप पे पहुंच जाएगा तो हीलियोसेंट्रिक। तो जब नियर द टिप है, नियर द टिप है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एक्रोसेंट्रिक। जब स्लाइटली अबव द मिडिल पॉइंट तो सब मेटासेंट्रिक, मिडिल में कहे तो मेटासेंट्रिक, और टेल पे कहे तो हीलियोसेंट्रिक। तो ये चार शेप है क्रोमोसोम के। जब क्या होगा? मिडिल सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और हमारा कहां पहुंच गया? टेल पर पहुंच गया हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, ये चार शेप है क्रोमोसोम के ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का जब पोजीशन होगा तो ये चार के क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा। क्रोमोसोम के पास एक सेंट्रोमियर होता है और दो क्रोमैटिड्स होती है। इसके अंदर एक डीएनए पाया जाता है। क्या होता है? सिंगल डीएनए। याद रखना कि एक क्रोमोसोम के पास एक डीएनए होता है। पूछा जाए कि एक क्रोमोसोम के पास कितने डीएनए होते हैं, तो एक डीएनए होता है। ठीक, ऐसे ही फैला रहता है। आइए समझ में। अब इसको लिखो तो फिर मैं शेप बताता हूं तुम्हें। इधर देखो, देखो जैसे मैंने एक लाइन बना लूंगा, देखो यहां सेंट्रोमियर लगा दिया, तो देखो एक सेंट्रोमियर यहां आ गया, देखो ऊपर चला जा रहा है ना, एक सेंट्रोमियर यहां आ गया और दूसरा वाला एकदम टिप पे पहुंच गया। समझ गए? तो ये क्या है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और ये क्या है? टीलोसेंट्रिक। ऐसे होता है। समझ में? देखो जो क्रोमोसोम का ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है दबाव, दबाव। और ये हमारा क्या है? सेंट्रोमियर। तो पूछा जाए कि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में कहां पाया जाता है? जहां पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक, अगर इसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन और हो जाए, ये देखो एक कॉन्स्ट्रिक्शन और हो जाए, ये एक कॉन्स्ट्रिक्शन, एक दबाव और आ गया, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर which is non stainable, जिसको हम स्टेन नहीं कर सकते, नॉन स्टेबल। अब इसी क्रोमोसोम को बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम सैटेलाइट क्रोमोसोम में तब कन्वर्ट हो जाएगा जब उसमें क्या हो जाएगी? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन केवल अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया और एक जैसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन गए, इसी को बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। और इसको तुम स्टेन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है ना। तो जब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो वही क्रोमोसोम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सैटेलाइट क्रोमोसोम। समझ गए? ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन जाए तो ये सैटेलाइट क्रोमोसोम, ये मार्कर की तरह यूज होते हैं। अब देखो एक लॉजिक है, एक लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, फेमस लॉजिक है। शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को आपको शेप बताना है कि किस शेप का होगा। तो एक लॉजिक है हमारा जिसका नाम है मस्त बिजली। ये लॉजिक मस्त बिजली। तो आप देखो लिखते हैं, लिखें मेटासेंट्रिक। क्या होगा? मेटासेंट्रिक। तो आपसे पूछा जाए कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, तो कैसा दिखेगा? बी से। नीचे देखो बी से। ठीक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे दिखेगा? बी से। चलो ए से एक्रोसेंट्रिक क्या होगा? कैसा दिखेगा? जे से। बहुत बढ़िया। आपको कहा जाए एस से सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा लॉजिक बनाने के लिए इधर उधर हुआ है, तो कैसा से दिखेगा? एल से। और टी से क्या होगा? टीलोसेंट्रिक। और किस से का होगा? आई से। बात समझ में आई? मस्त बिजली बहुत पूछा जाता है नीट में, और मस्त बिजली आपको बता देगा कि किस तरह का शेप होगा क्रोमोसोम का। जैसे मेटासेंट्रिक का कैसा होगा? बी से। सब मेटासेंट्रिक का कैसा होगा? एल से। एक्रोसेंट्रिक का कैसा होगा? जे से। टीलोसेंट्रिक का कैसा शेप होगा? आई से। समझ गए? तो
तो ये लॉजिक आपको बता देगा, अदरवाइज तुम भूल जाओगे कि कौन सा शेप कैसा होगा। समझ गए? तो इस लॉजिक का नाम है मस्त बिजली। मतलब एक पड़ोसन थी जो मस्त बिजली थी, तो बिजली जैसे लगती थी। ठीक, तो मस्त बिजली इसका लॉजिक है। एम से मेटासेंट्रिक, बी से, ए से एक्रोसेंट्रिक, जे से, सब मेटासेंट्रिक, एल से, टीलोसेंट्रिक, आई से। ये मस्त बिजली जो कि आपको बताएगा शेप ऑफ क्रोमोसोम, ये उसका लॉजिक है। ठीक, तो ऐसा सीन है। जब हम सेंट्रोमियर से पकड़ेंगे ऐसे ऐसे लटका देंगे ना, तो ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ से पकड़ो और लटका दो ऐसे, तो वी शेप का नहीं बन जाएगा, बीच में है वी शेप से। यहाँ से पकड़ोगे लटकाओगे तो जे शेप बन जाएगा। ये ऐसे लटक जाएगा, ये ऐसे लटक जाएगा। और ये जब करोगे तो ये छोटा सा हमारा बच्चा, ये लंबा सा तो ऐसा होगा, छोटा वैसा ऐसे मुड़ जाएगा, एल शेप हो जाएगा। और ये कैसा बनेगा, सीधे का सीधा रहेगा तो आई शेप होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, ये मान लो हमारा कोई क्रोमोसोम है, ऐसे देखो कोई क्रोमोसोम है हमारा, ये क्रोमोसोम है, ये बीच में हमारा सेंट्रोमियर है। ऐसे पकड़ो, चलो बीच में से कैसा बना, वी शेप नहीं बन गया, वी शेप बन गया है, वी शेप। थोड़ा ऊपर से पकड़ोगे तो देखो एक ऐसा मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक होता है ना एल शेप, जैसे देखो आप पकड़ो तो एक ऐसा बचेगा, एक ऐसा लंबा बना। इसको उल्टा करो तो एल शेप नहीं हो गया। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो ये थोड़ा लचक जाएगा, इधर से मुड़ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, जे से। देखो बीच से हमने पकड़ा, कैसे पकड़ेंगे, बीच से हमने पकड़ा तो हमें मिला क्या, बी से। थोड़ा सा तुम क्या करो, इसको ऊपर से पकड़ो, ठीक है, थोड़ा ये बीच था, थोड़ा ऊपर पकड़ो तो एक एल बन गया, सब मेटासेंट्रिक। थोड़ा और ऊपर करोगे ये थोड़ा बचेगा, ये इधर से मुड़ जाएगा थोड़ा सा, जब मुड़ जाएगा तो जे शेप हो जाएगा। और जब टिप से पकड़ोगे तो कैसा बनेगा, आई शेप। तो ये हो गया टीलोसेंट्रिक। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से, तो जहां से आप पकड़ते हो और लटका दो, जो शेप बनेगा वही फर्क होगा। तो मेटासेंट्रिक का बी शेप, एक्रोसेंट्रिक का जे शेप, सब मेटासेंट्रिक का एल शेप और टीलोसेंट्रिक का आई शेप। एक और होता है स्ट्रक्चर, मैं बता दूं, यहाँ होता है टिप पे, जिसको बोलते हैं टीलोमियर। टीलोमियर टिप में होता है, टीलोमियर याद रखना, सेंट्रोमियर नहीं, टीलोमियर, जो सील कर देता है एंड ऑफ क्रोमोसोम को। और एक बार नीट ने क्वेश्चन पूछा था, जब कैंसर हो जाता है ना, देखो जब नॉर्मल सेल होती है तो इसका रेप्लिकेशन नहीं होता, तो हमारा क्रोमोसोम छोटा होता जाता है, हमारी एज बढ़ती जाती है। लेकिन जब कैंसर जिस सेल को हो जाएगी उसमें टीलोमियर का रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो उस सेल की डेथ कभी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कैंसर सेल कभी मरती नहीं है, किसकी वजह से, टीलोमियर की वजह से, क्योंकि टीलोमियर उसमें रेप्लिकेट कर जाएगा। जिसमें भी टीलोमियर रेप्लिकेट करेगा वो कभी मरेगा नहीं। नॉर्मल कंडीशन में ये रेप्लिकेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे पास टीलोमरेज एंजाइम नहीं है, हमारे पास टीलोमरेज एंजाइम नहीं है। लेकिन कैंसर सेल के पास टीलोमरेज एंजाइम है, तो टीलोमियर को रेप्लिकेट करेगा। जब टीलोमियर को रेप्लिकेट करेगा तो उसकी एज बढ़ेगी नहीं, और जब बढ़ेगी नहीं तो वो मरेगी नहीं, मरेगी नहीं तो क्या होगी, इमॉर्टल। इसीलिए कैंसर सेल इमॉर्टल मानी जाती है। अगर कैंसर सेल की इस टीलोमियर को रोक दिया जाए बढ़ने से, इसका रेप्लिकेशन रोक दे, तो इसकी भी एजिंग होगी, और जब एज होगा तो मरेगा। तो काम कर रहे हैं साइंटिस्ट। जिस दिन वो हो गया तो पता चल जाएगा कि नीट में क्वेश्चन पूछा था कि जिसमें टीलोमियर रेप्लिकेट करेगा वो सेल कभी मरेगी नहीं, और जिसमें रेप्लिकेट नहीं करेगी वो सेल मरेगी। तो कैंसर सेल में टीलोमियर रेप्लिकेट करता है, इसलिए वो कभी मरते नहीं। ठीक है, नोट कर लो।